क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। साल 2016 अब बीतने को है और आज साल 2016 का आखिरी दो टूक कार्यक्रम है। साल 2016 कई मायनों में याद रखा जाएगा। हर एक की अपनी कुछ ना कुछ यादें इस साल से जुड़ी रहेंगी, लेकिन एक सबसे बड़ी याद, सबसे बड़ा जो बात है जिसके लिए साल 2016 को याद किया जाएगा वो है विमुद्रीकरण। क्योंकि इतिहास में शायद इस साल को विमुद्रीकरण के लिए जाना जाएगा, जब देश में बड़े नोटों को बंद करने का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। विमुद्रीकरण को लेकर बहुत हमने राजनीति भी देखी, इसको लेकर हमने देखा कि लोगों को भी जो तकलीफ हुई वो भी देखा। बार बार सरकार ने किस तरह से लोगों की तकलीफ कम करने के लिए इसके नियम कानून बदले, उसको भी हमने देखा और इस पर चली राजनीति। और संसद में जो कुछ हुआ, संसद के बाहर जो कुछ हुआ, उसको भी हमने देखा। लेकिन इसे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है, एक बड़ा कदम है। तो साल 2016 अगर विमुद्रीकरण के लिए और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, इस जंग की शुरुआत के लिए याद रखा जाएगा, तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या साल 2017 बेनामी संपत्ति के खिलाफ जंग का साल होगा? क्योंकि एक बार नहीं, प्रधानमंत्री कई बार साफ तौर पे ये बात कह चुके हैं, सरकार कई बार ये इशारा कर चुकी है कि 2017 में यानी आने वाले कुछ दिनों में बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी का हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कि क्या साल 2017 में बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। और इस दो टूक में इस मसले पर चर्चा जो हम आगे बढ़ाएंगे उसमें दो सवालों के इर्द गिर्द अपनी इस पूरी चर्चा को समेटेंगे। वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल, जिसका मैंने जिक्र भी किया, 2016 ना विमुद्रीकरण के नाम, तो क्या 2017 बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई का साल होगा? यह हमारा आज का पहला सवाल। और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का ये रहा दूसरा सवाल, क्या धीरे धीरे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कस रहा है शिकंजा? जाहिर तौर पर अगर पहले ब्लैक मनी के खिलाफ और अगर अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा धीरे धीरे कस रहा है। तीन हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दो। हमारे साथ सुदेश वर्मा हैं, सुदेश वर्मा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले सुदेश जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि बेनामी संपत्ति वालों की खैर नहीं और इसको लेकर के सरकार तैयारी पूरी कर चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में हम लगातार ये जो सुनते हैं, लगातार ये जानते हैं, सब जानते हैं कि किस तरह से जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट उद्योगपति हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे सभी लोग अपने पैसे को छुपाने के लिए बेनामी संपत्ति में पैसा लगाते रहे। लेकिन बात ये हो रही है कि विमुद्रीकरण को बार बार कहा जा रहा है काले धन के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई विदेशों में जो पैसा पड़ा है, काला धन है, स्विस बैंक में जो, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं रही, तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसी अधूरी लड़ाई है? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा 2014 के मैंडेट को समझना होगा, क्योंकि 2014 का मैंडेट एक अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली मैंडेट था। बिल्कुल। और वो करप्शन के खिलाफ मैंडेट था, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह नरेंद्र मोदी जी जाते थे, एक नए भारत के निर्माण की बात करते थे। देखिए, हम सिर्फ सत्ता चलाने के लिए नहीं आए हैं। अगर सत्ता चलाने के लिए आना होता तो कोई और कांग्रेस होता, कोई भी हो सकता था। ये सरकार आई है चीज़ों को अच्छे तरीके से करने के लिए और भारत को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए। ये मैंडेट उस भारतीय के लिए मिला है, प्रत्येक भारतीय जो गर्व से कह सके, जिस करप्शन इंडेक्स में हम नीचे रहे और हम गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं, जिसका गर्व पहले बहुत लोगों को नहीं होता था। ठीक है, नहीं, हमने चर्चा भी की। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, इसमें कोई दो राय नहीं, एक बड़ा मुद्दा था। परिवर्तन, जो सिस्टम में बदलाव, एक बड़ा मुद्दा था जिसके दम पर बीजेपी एनडीए सत्ता में आई। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है 2.5 साल लगभग हो रहे हैं, क्या आपको लगता है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कदम उठे हैं, जो शुरुआत है, क्या ये अच्छा कदम है या लग रहा है अशोक जी प्रभावी है? थोड़ा आपका समय जरूर लूंगा, लेकिन मैं देखिए, आप हमारा 2.5 साल होने जा रहा है। जब हम आए थे तो लगा कि लोगों ने बहुत बहुत क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, लेकिन हमने जिस तरह से काम करना शुरू किया, क्योंकि आपका साल का ये अंतिम दो टूक कार्यक्रम है, तो आपके दर्शकों को जानना चाहिए, जब हमने काम करना शुरू किया, जैसे जनधन योजना में हमने अभी तक 30 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट।
वो देखिए 1969 में इंदिरा गांधी जी ने बैंक को नेशनलाइज किया था, लेकिन बैंकों को गरीब तक पहुंचने के लिए या गरीब को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए एक नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। और ये जनधन योजना जिससे अकाउंट खुले, ये बहुत बड़ा सहारा हुआ कि हम डीनोटिफिकेशन कर पाए। आप सोचिए कि अगर ये अकाउंट्स नहीं होते तो डीनोटिफिकेशन कितना बड़ा क्योटिक एफर्ट हो सकता था। तो एक सोची समझी रणनीति थी, लोगों को नहीं पता था। और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ और इसीलिए आपने देखा कि लोग लाइन पर लगे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन लोग जो खड़े हैं उनको लगता है कि नए भारत का सृजन हो रहा है, लेकिन हमारे जो अपोजिशन है, जो आपने बात कही कांग्रेस की या बाकी अपोजिशन की, उनको नहीं लगता है, क्योंकि वो एक ढर्रे से चले आ रहे थे काम करते करते। उनको नहीं लगता है ढर्रा सक्सेसफुल होगा, हम प्रूव करेंगे कि ये ढर्रा सही है। आपने आगे बात की 2016 क्या होगा, निश्चित ही देखिए बेनामी प्रॉपर्टी पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार बोल दिया है, एक फ्रंटल अटैक की ज़रूरत है। 1988 में कानून बने थे, उस कानून में बदलाव हो रहे हैं, वो कानून इंप्लीमेंट होगा। और जो भी अपने संपत्ति को, जैसे मान लीजिए अभी भी कुछ लोगों ने अपने रुपयों को शायद बेनामी प्रॉपर्टी में डाल दिया हो। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब आप 3-4 घर ले लीजिए, किसी के नाम से नहीं लीजिए, पता नहीं लगेगा, जब वक्त आएगा तो आप बेच भी देंगे, पैसा बना लेंगे और कोई टैक्स वगैरह नहीं मिलेगा। तो बेनामी प्रॉपर्टी लॉ जब इम्प्लीमेंट होगी तो ऐसे हर व्यक्ति को और तकलीफ होने वाली है जिसने करप्ट तरीके से पैसा बनाया है और पैसों को पार्क करके रखा है। अगर बेनामी संपत्ति का अगला साल होगा तो एक बड़ा कदम होगा डीमोनेटाइजेशन के बाद, विमुद्रीकरण के बाद। तो सवाल ये कि क्या हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है। आलोक जी, क्या आपको लगता है ऐसा, अगर बेनामी संपत्ति के खिलाफ, की मैं खास करके इस पर जरूर आना चाहूंगा क्योंकि बार बार ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ स्ट्राइक करने वाली है। कानून बहुत पुराना था, लेकिन बार बार ये बात आ रही है कि इस कानून को हमने कभी असर करते हुए देखा नहीं, इस कानून को काम करते हुए देखा नहीं। इस देश में बेनामी संपत्ति इतनी बड़ी तादाद में है, लेकिन हमने देखा नहीं कानून जो है ठीक से लागू भी हुआ। तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि इस पर काम हो? देखिए, मैं समझता हूं भ्रष्टाचार, काले धन, उसके ऊपर कोई भी लड़ाई अगर केंद्र सरकार लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी साथ है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पहला प्रश्न आपका है कि विमुद्रीकरण के लिए 2016 जाना जाएगा, 2016 विमुद्रीकरण के लिए या बड़े नोट बंद करने के लिए नहीं जाना जाएगा। छोटा नोट बंद करके बड़ा नोट शुरू कर दिया, तो बड़े नोट शुरू करने के लिए जाना जाएगा, 125 डेथ के लिए जाना जाएगा, गरीब आदमी की तपस्या की जो लाइन में खड़े होना है उसके लिए जाना जाएगा, गरीबों को वहां पर मरते हुए देखे हुए जाना जाएगा और अमीरों को मौज मस्ती लेते हुए जाना जाएगा। जहां तक काले धन की बात है, आप मुझे बताइए कि काला धन जो है, वो जो जितना भ्रष्टाचार पिछले 2 महीने में बैंक के कर्मचारियों ने किया है उसका क्या हुआ है? आपने कहा साहब नकली नोट, अभी नागपुर में 3 दिन पहले 1.28 करोड़ नकली नोट मिले हैं। तो क्या हम लड़ाई में सफल हो पाए? बहुत बड़ा सवाल है। लड़ तो रहे हैं लड़ाई में सफल, जाहिर तौर पे कोई लड़ाई लंबी होती है। नहीं, लड़ाई मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ, देखिए लड़ाई लंबी चले और उसका रिजल्ट 0 हो, 50 दिन भी पूरे हो जाएंगे 2 दिन 3 दिन के बाद, उसके बाद क्या रिजल्ट होगा देश जानेगा, देश देखेगा। अभी आपने फिर कहा बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए बेनामी प्रॉपर्टी, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तक आपने कहा 88 से अभी तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखा। हमारे यहाँ पर लैंड के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनमें बहुत पेचीदगियां हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। लगभग हिंदुस्तान की 30% प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है, कोर्ट में है। तो कैसे उसकी लड़ाई को लड़ा जाता, इसमें बहुत बड़े पेच थे। केवल भाषण देने से नहीं होगा। मुझे लगता है जब बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर भी केंद्र सरकार जाएगी और अगर इसी तरह से आधी अधूरी तैयारी के साथ वहां पर उतरेगी तो गरीब आदमी की जमीनों के म्यूटेशन हम अमीरों के नाम होते देखेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट बैंकों से भी ज्यादा करप्ट है। दिल्ली के अंदर 2100 अनऑथराइज कॉलोनी है, जिसके अंदर 40 से 50% जो प्रॉपर्टी है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे है। उसका मालिक कौन होगा? क्या जमींदार होगा या वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो यूपी और बिहार से व्यक्ति आया उसने मकान बनाया? इसके तमाम तरह की पेचीदगियां हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इकोनॉमी की बम्पर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी का तो भट्टा बैठ गया। फोर्ब्स की पत्रिका जो आ रही है वो क्या कह रही है? बम्पर आप कह रहे हैं ये ठीक है, बेनामी संपत्ति पे बहुत सारी पेचीदगियां, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि पर मैं कह रहा हूं 1988 में आपकी सरकार ने इसको पारित किया। सवाल यही है कि अगर पेचीदगी है तो आप राज्य सरकारों की बात करते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें थी, 1988 से लेकर अब तक कांग्रेस की करीब करीब सभी राज्यों में सरकारें थी। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दे दीजिए ना कि आपकी सरकारों ने क्या किया। बेनामी प्रॉपर्टी का लैंड रिकॉर्ड क्या बीजेपी की राज्य सरकारें नहीं थी? उन्होंने कुछ किया क्या? राज्य सरकार नहीं किया। सर सुन तो लीजिए ना सर, 88 के बाद 10 साल तक बीजेपी की सरकार है, नहीं है क्या?
6 साल अटल जी रह गए। अरे सर नहीं, आप केवल कांग्रेस को कटघरे में, साहब 88 में कांग्रेस थी इसलिए कुछ हुआ ही नहीं, ये ओपिनियन ठीक नहीं है। आपके सवालों में जो तीखापन है उससे कहीं ना कहीं डिबेट डीरेल होती है। मैं जो पेचीदगी की बात कर रहा हूं सर, मैं मेरा सवाल बड़ा सीधा, आलोक जी कोई डिरेल नहीं हो रही, क्योंकि मैं इसी मुद्दे पर जानना चाह रहा था कि 88 से, क्योंकि ये बात बार बार आ रही है कि कानून है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस देश में अगर बेनामी संपत्ति के लोग भरी पड़े हैं, सर मैंने उसका उत्तर दिया ना आपको, कार्रवाई तो होती। सर मैंने उसका उत्तर दिया कि पेचीदगियां हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई है। ठीक है साहब, क्या उन पेचीदगियों को दूर कर दिया है? क्या मोदी जी के मुरादाबाद के भाषण से केवल बेनामी प्रॉपर्टीज दूर हो जाएंगी? जवाब दे दूं, केवल भाषण से नहीं होगा। मैंने इतने तमाम सवाल उठाए कि केवल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज दिल्ली के अंदर, छोटा सा जवाब शहर के चारों तरफ 20 से 100 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनको क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? अशोक जी, सर मैं यही मेरा, सर आपने बिल पेश कर दिया। मेरी एक मिनट नहीं, उसमें मुझे देखिए, मैं आज जो बात कह रहा हूं अशोक जी, इस बेनामी प्रॉपर्टी वाले में भी जैसे आज भी नोटबंदी में गरीब आदमी मारा जा रहा है, किसान मारा जा रहा है, उसमें भी छोटा किसान मारा जाएगा, और उसमें भी बिना तैयारी के अगर आप करेंगे तो गरीब आदमी की प्रॉपर्टी अमीर के नाम चढ़ी मिलेगी। मेरी आलोक जी, मेरी आपत्ति इस बात पर है, आप हमेशा कांग्रेस का स्टैंड है, तो कांग्रेस यही शुरू करती है कि काले धन के खिलाफ लड़ाई हो, हम साथ रहेंगे, लेकिन आधे अधूरे कदम है, ऐसे वैसे आप सुझाव नहीं देते। आप पेचीदगियां हैं, आप बात करते, पेचीदगियां थी, आपकी सरकार इतने साल थी, बेनामी संपत्ति के जो एक्ट आया वो आप लाए, तो पेचीदगियां दूर करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात से आपत्ति है। करो जी, आप जवाब दे दें। मैं अशोक जी देखिए, हमें भी मालूम है कि पेचीदियां हैं, हमें भी मालूम है कि डिफिकल्ट है, लेकिन हम सरकार में हैं, हम सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे हौसले बुलंद हैं। जिस तरह जनता का समर्थन मिल रहा है, जो जनता खड़ी है, जिसके बारे में ये यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ सहने के बाद भी चाहती है कि हम सक्सेसफुल हों। अगर देश को सही बनाना है तो कठिनाइयों का हम सामना करेंगे, सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाग जाएंगे। करप्शन जब तक दूर नहीं करो कोई एक्शन मत लो, कभी नहीं होगा। फिर तो करप्शन कभी दूर नहीं होगा, आप एक्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ सत्ता का मजा लेंगे। 2 साल 2 महीने में हुआ है, पिछले 5 साल में भी नहीं हुआ इतना। 2.5 साल का मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूं, 2.5 साल हमने क्या किया है। देखिए अवधेश जी, आप को क्या लगता है, मैं क्योंकि हम बात बेनामी संपत्ति, विमुद्रीकरण पर हम बहुत बहस कर चुके, सबकी आपत्तियां अपनी हैं, और जाहिर सी बात है, अब 2016 इतिहास बन रहा है, विमुद्रीकरण भी इतिहास बन जाएगा। लोग इतिहास में देखेंगे, अगले साल लोग बात करेंगे विमुद्रीकरण का फैसला कितना सही था, उसके क्या कुछ रिजल्ट आए, इस पर डिबेट होती रहेंगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बेनामी संपत्ति जो है उस पर अब स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है? आलोक जी कह रहे हैं इसमें पेचीदगियां हैं, तो सवाल है कि पेचीदगियां अगर हैं तो फिर उसको दूर करने कौन करेगा? और सवाल है कि पेचीदगियां अगर हैं तो क्या इस पे काम ही नहीं होगा क्या? देखिए, बेनामी संपत्ति के बारे में सबको मालूम है कि 1988 के कानून में संशोधन करके अगस्त में एक नया बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है एक्ट बनाया गया। मैंने बेनामी जो संपत्ति है उसके रोकथाम के लिए, और इस एक्ट को काफी सख्त बनाया जा चुका है। 1 नवंबर से वो एक्ट लागू हो चुका है। तो ये नहीं है कि उसको लागू करना है, और उस पर काफी विचार विमर्श हुआ है। इस समय जो हमारी जानकारी है, पहले मैं कुछ सूचनाएं शेयर करना चाहूंगा कि 200 टीमें सरकार ने बनाई है इस समय बेनामी प्रॉपर्टी के लिए। उसमें कुछ काम हो रहे हैं, जैसे जुलाई तक जो आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं उन सब आयकर रिटर्न को अलग अलग खंगाला जा रहा है, और जहां भी शंका होती है उनको चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई की कोशिश होगी। एक तो ये हो रहा है। दूसरा है कि इस बीच जो डिनोटिफिकेशन में, जो डिमोनिटाइजेशन में, जो विमुद्रीकरण में जिन लोगों ने नोट जमा किए हैं उन सब खातों को खंगाल करके और उनको भी उस सिलसिले में जांच करने की हो रही है। तीसरा यह है कि आयकर विभाग को यह कहा गया है कि जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी पिछले कुछ सालों में हुआ है उनका रिकॉर्ड ला करके उनको देखा जाए कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो वाकई है या नहीं है। क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी आप समझिए कि काला धन पैदा होने, काला धन को छिपाने और काला धन बनाने सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो वो बेनामी संपत्ति है। बिल्कुल, बेनामी संपत्ति के विरुद्ध प्रहार का मतलब है कि काला धन पर अंतिम प्रहार। उसके बाद फिर लोग काला धन रखेंगे कहां? बेनामी ट्रांजैक्शन के खिलाफ हमारे पास एक सख्त कानून हो गया है, उसके लिए लोग चिन्हित हो रहे हैं, उसके लिए काम करने की टीम बन गई है, सारी एजेंसियों को मिला के, और सरकार जो अंतिम काम कर रही है वो ये है कि एक सरकार ने एक अध्ययन करवाया कि कौन कौन से ऐसे कानून हैं हमारे यहाँ जिन कानूनों के कारण बेनामी प्रॉपर्टी पैदा होती है। तो उन कानूनों के खांच को दूर करने के लिए भी हो सकता है कि अगले सेशन में एक बिल आ जाए। तो मेरा अपना मानना यह है
कि विमुद्रीकरण पर और बेनामी ट्रांजैक्शन और विमुद्रीकरण में मौलिक अंतर है। देखिए, विमुद्रीकरण में उन सब लोगों को परेशानियां हुई जिनके पैसे बैंक के खाते में थे, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी में आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये केवल ज्यादा से ज्यादा ये राजनेता, ये बड़े कारोबारी, एनआरआई और नौकरशाह, इसमें 4 ऐसे वर्ग हैं जिनका इसमें इन्वेस्ट जिन्होंने किया होगा, तो इन पर ही चोट होगी। और समस्या इसीलिए है कि ये राजनेता पक्ष और विपक्ष दोनों में हो सकते हैं, नौकरशाही सरकार में भी भूमिका निभाते हैं, एनआरआई की लॉबिंग दोनों पक्ष में हो सकती है, इसलिए लड़ाई जरा कठिन है, लड़ाई कठिन है, लेकिन इसमें विजय अगर देश को मिलती है तो मैं समझता हूं कि भारत काला धन से एक मुक्त देश जैसा बन सकता है। बिल्कुल आपने सीखा, और इसमें जाहिर तौर पर इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसे लोग जिनको इस कानून को लागू करना है, ऐसे लोग जो कि सत्ता में शीर्ष पर बैठे हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो अलग अलग संस्थानों में शीर्ष पर बैठे हैं, इसलिए दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि फिलहाल नीति और नीयत जो है वो सरकार की दिख रही है वार करने की। देखना होगा क्या होता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई पेचीदगियों की बातें उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। दर्शक, पेचीदगियां क्या हो सकती हैं इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी अ मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। नो कैश। क्यों अंकल, फ्री में दे रहे हो क्या? सिर्फ फ्री नहीं बेटा, कैश फ्री। डेबिट कार्ड है? ओह बस कार्ड डालो, एटीएम पिन डालो और पे करो। बेटा कैश की आदत बदलो। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था, JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। जी मैं गैस कंपनी से आया हूँ, गैस चूल्हा और पाइप चेक करने हैं। आइए। क्या आपको इस व्यक्ति से इसका पहचान पत्र नहीं मांगना चाहिए था? मैडम पाइप से गैस लीक हो रही है, तुरंत बदलना होगा वरना जानलेवा हादसा हो सकता है।
आप पाइप बदल देंगे? 500 रुपए लगेंगे। क्या आपको तसल्ली नहीं करनी चाहिए थी कि आपकी गैस पाइप वाकई ही खराब है? अपने चूल्हे, गैस पाइप आदि की जांच तथा सर्विस अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही करवाएं। आपकी अघोषित आय की घोषणा लिखेगी एक नई कहानी, बढ़ेगा हर बच्चा शिक्षा की ओर और मिलेगा सबको अन्न हर रोज, साकार होगी हर गरीब की उम्मीद, स्वास्थ्य सेवाएं पाएंगे जरूरतमंद मरीज, सर्दियों में फुटपाथ पर सोने वालों को देगा ये एक छत की गर्माहट, मासूम चेहरों पर लाएगा ये खुशियों की मुस्कुराहट। कराधान और निवेश व्यवस्था के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में निवेश करके निर्धनों की सहायता करें एवं स्वयं को काले धन के बोझ से मुक्त करें। योजना 31 मार्च 2017 तक लागू। इस योजना में अघोषित आय का 25% अनिवार्य रूप से 4 वर्ष के लिए बिना ब्याज जमा कराना होगा तथा अघोषित आय का कुल 49.90% कर, सरचार्ज तथा शास्ती के रूप में भुगतान करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था, JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच आर द कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम साल 2016 के जब बीतने की तरफ है तो हम बात कर रहे हैं। आज साल 2016 का आखिरी दो टूक। आज हम बात करें कि अगर 2016 को विमुद्रीकरण के रूप में याद रखा जाए कि एक बड़ा फैसला लिया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाते हुए, तो क्या साल 2016 में बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि इसका संकेत कई बार सरकार दे चुकी है, प्रधानमंत्री खुद भी दे चुके हैं। और बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई होना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जब हम बात करते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो बेनामी संपत्ति के नाम पर जिन लोगों ने अपना जो कारोबार फैला रखा है, अपनी संपत्तियां खड़ी कर रखी हैं, उसके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन क्या इस एक्शन के लिए तैयारी है, उस पर बात करें। हमारे साथ सुदेश वर्मा बीजेपी से, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार और आलोक शर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मैं पेचीदगियों पे आता हूं कि आपको क्या लगता है कि तैयारी में कमी क्यों है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि तैयारी में कमी है, और जैसा कि अभी अवधेश जी ने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जाहिर तौर पर इसमें वो लोग आएंगे जद में जब इसके खिलाफ होगी जो लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में शीर्ष पर बैठे हैं या बैठे थे, या फिर ऐसे लोग जो कि अफसरशाही में शीर्ष पर है, या बड़े उद्योगपति, ऐसे लोगों के निशाना होगा। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश होंगी। देखिए, मैं समझता हूं, मैं अवधेश भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनकी बात से मैं पूर्णतः असहमत हूं। उसका कारण है नोटबंदी में भी गरीब आदमी, मजदूर मारा गया है ज्यादा। जब आप बेनामी प्रॉपर्टी पर अटैक करेंगे तो जो लोग धनाढ़ हैं, जिनके पास 10-10 प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने रास्ते निकाल लेंगे। आप 2 महीने से बार बार जिस तरह से मंचों से भाषण दे रहे हैं, उन्होंने हो सकता है रास्ते निकाल भी लिए हों। गरीब आदमी, हमने देखा जब गांव के अंदर चकबंदी होती थी, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, चकबंदी होती थी, पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार से जो गांव का बड़ा जमींदार सेटिंग कर लेता था, दलित की और गरीब की भूमि अक्सर हमने गलत कागजों में चढ़ते हुए देखी है। उस तरह की चीजें, उससे कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। ठीक है, आप मेरे उत्तर तो सुन लीजिए आप। नहीं, मैं जरा सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं, मैं मान के पेचीदगी है, मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आप कह रहे हैं कि आपने सब कुछ देखा हुआ है, आप जानते हैं। मैं आपसे पूछूं तो आप क्या सरकार को सुझाव देंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए कि ये सब चीजें, देखिए जुगाड़ तो हिंदुस्तान पूरा जुगाड़ तंत्र पे चलता है, लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालते रहते हैं, फंसते हैं, आधे जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो आप अपनी ओर से क्या सुझाव देंगे? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि हम काले धन के खिलाफ और इस बेनामी संपत्ति के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं, तो कुछ सुझाव भी दीजिए, सिर्फ आलोचना नहीं। मैं पहले अपना वक्तव्य ही पूरा करूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। सवाल नहीं, मैंने सुझाव पूछे, बड़े सिंपल सुझाव भी दूंगा मैं, थोड़ा सा रुकिए। आप बैंकों के कर्मचारियों को आपने देखा, दूसरा जो तंत्र आएगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आएगा। बैंक के कर्मचारी तो गंगा स्नान से नहाते हैं, और जो इनकम टैक्स वाले हैं वो दूध से नहाते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले पंचामृत से नहाते हैं। जितना भ्रष्टाचार, जहां पर भ्रष्टाचार की कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार कोई समाप्त हो गया। अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा था तो बैंक में समाप्त होना चाहिए था। अभी आने वाले टाइम में इनकम टैक्स अधिकारियों को भ्रष्टाचार पे ज्यादा भाषण देंगे तो फिर मुझे जाना, भ्रष्टाचार है, मैंने कहा पूरे सिस्टम में आपको, आप सबकी बात कर रहे हैं, फिर मैं आऊंगा नेताओं के भ्रष्टाचार पर। आप जो चाहेंगे मैं वो लाख करोड़ की बात करूंगा। इसमें पेचीदगियां हैं जो आलोक जी ने शुरू में उठाया, और उसमें कोई दो राय नहीं है। लैंड का मामला, स्टेट का मामला है,
और जिस तरह से हमने विमुद्रीकरण में भी देखा, सरकार को बार बार जो है नियमों में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि बाद में समझ आ रही थी कि इसका कारण लोग ये रास्ता निकाल रहे हैं, लोग इसका रास्ता ये निकाल रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो तैयारी है वो पूरी है, क्या पूरी तरह से होगी, और क्या इसमें इस बात की क्या गारंटी है कि जो भ्रष्ट सिस्टम है वो दोबारा आपके इस कदम को बिल्कुल धराशायी ना कर दे? अशोक जी, पहले तो आपके दर्शक इस बात को जरूर देख रहे होंगे, आलोक जी ने जो बोला छोड़ दीजिए, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये बोल क्या रहे हैं? देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमने इतना भ्रष्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और दूसरे तरफ राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो छोड़ दीजिए। नहीं, मैं भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं, मैं नहीं मानता भ्रष्टाचार इतना है। राहुल गांधी जी ने खुद बोला कि 1% लोग जो है ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब 99% तो ईमानदार हैं, जो लोग लाइन पर खड़े वो तो ईमानदार हैं। सुदेश जी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं सिंपल, बिल्कुल तैयारी क्या और क्या इस बात की, मैं सिर्फ आपकी तैयारी। देखिए, गवर्नमेंट के डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट करने की कोई भी कोशिश ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर मैकेनिज्म है जिसके तो आज हम डिजिटल इंडिया की जब बात कर रहे हैं, जब बात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, डिजिटल डेटा राज्य साथ देगा। राज्य में भी वही लोग रह रहे हैं ना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग जो है वो राज्य के हैं ना हमारे साथ, तो लोग प्रेशर डालेंगे ना जो नहीं करेगा। किस पार्टी की हिम्मत है जो इस कानून को अपोज कर देगा? आप ये बताइए। हम उम्मीद करेंगे राज्य की भूमिका वहां आएगी जब आपको कोई अपोज नहीं कर पाएगा। लैंड को कन्फिस्केट करना होगा। शेयर में राज्य कहीं नहीं आएगा, जहां पछावा मारने में, सोने में राज्य कहीं नहीं आएगा। दूसरे भी अगर चल मान लीजिए 10 अकाउंट किसी के नाम से खुलवा करके उसमें पैसा जमा के उसमें राज्य नहीं आएगा, लैंड के मामले में राज्य आएगा। बिल्कुल। तो देखिए अशोक जी, जांच के बाद राज्य को लिखा जाएगा तो कोई अशोक जी, मैं आपको बहुत दावे के साथ बता रहा हूं कि जो माहौल करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ है, इस माहौल में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि इस लॉ के खिलाफ चू भी कर सके। माहौल है देश में और भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी राज्य भी होनी चाहिए, माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई जब उठे, ये जब कदम उठे तो पूरी तैयारी के साथ उठे और सिस्टम को साथ लेकर उठे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।